Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will start the new chapter of inorganic chemistry, that is coordination compound. Students, it is a very interesting chapter, so please watch the video carefully. So let us start our topic, that is coordination compounds. Students, सबसे पहले हम इसमें कुछ इंट्रोडक्टरी टर्म्स पढ़ेंगे. अगर हमें वो टर्म्स अच्छी समझ में आ जाएगी तो ये चैप्टर भी हमें समझ में आ जाएगा. तो आज की वीडियो में आप ये समझ लो कि मैं आपको इस चैप्टर का केवल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, कुछ बेसिक टर्म्स बताऊँगी. जब वो टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगी तो ये चैप्टर आपके समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो है हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, ये नया टॉपिक है आप लोगों के लिए. आपने लोअर क्लासेस में इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, तो इसलिए आप भी वीडियो बड़े ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना. मैं आपको बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये नया टॉपिक है, आपने इसके बारे में पहले कभी नहीं पढ़ा है. तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्या मतलब है? तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम किसको स्टडी करेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे. तो भाई प्रॉब्लम तो हमारी ये है ना कि हमें यही नहीं पता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही हमारे लिए एक नया वर्ड है. तो सबसे पहले हम अब ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं. ठीक है, हमने इस चैप्टर में शुरू में हमने जो इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था, हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वहाँ हमने एक टर्म पढ़ी थी कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. वो क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. एक्चुअली कॉम्प्लेक्स ही क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं. और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स बनाते क्यों हैं, क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. तो वो हमने कुछ रीजंस करे थे कि ट्रांजिशन एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, उसका साइज स्मॉल होता है, उसके पास में हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. अब यहाँ हम देख ही लेते हैं ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. क्या है कॉम्प्लेक्स? अगर मैं इसको सिंपलेस्ट वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूँ तो एक्चुअली ये दो टर्म्स की स्टोरी है. कौन कौन सी टर्म्स हैं? पहला आता है मेटल और दूसरा आता है लिगेंड. इस जो आपका जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर दो ही किरदार हैं, एक है मेटल और एक है लिगेंड. पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी. मेटल कौन है? ट्रांजिशन एलिमेंट है ऑब्वियसली. और लिगेंड कौन है? लिगेंड एक्चुअली है, सिंपल केस है कि जो मेटल है वो लोन पेयर एक्सेप्टर है और लिगेंड जो है वो लोन पेयर डोनर है. अब ये लिगेंड कौन होता है? ये कोई एटम भी हो सकता है, ये कोई आयन भी हो सकता है, ये कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लेकिन कैसा होना चाहिए? जिसके पास क्या हो? लोन पेयर हो. तो वो अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है. तो आप कहोगे कि ये क्या, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया सिंपल. एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू कोवेलेंट बॉन्ड. नहीं, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा. यहाँ मेटल और लिगेंड के बीच में दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे और उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. यानी मेटल और लिगेंड के बीच में जो है दो से ज़्यादा लिगेंड जो है वो मेटल को क्या देंगे? लोन पेयर देंगे. और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे, या उसको हम कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं. चाहे कॉम्प्लेक्स कह लो चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह लो, एक ही बात है. ठीक है, अब आती है बात इसमें कॉम्प्लेक्स आयन. नाम से ही पता लग रहा है कि ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर क्या होगा? चार्ज होगा. हमें पता है चार्ज तो दो ही तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक, तो कॉम्प्लेक्स आयन कितने तरह के हो सकते हैं? भाई 3 तरह के हो सकते हैं. कौन कौन से? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जिन पर नेगेटिव हो और जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो. जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे? कैटाइनिक. दूसरे पर नेगेटिव होगा एनाइनिक. ऑब्वियसली जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल. कहने का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं. ठीक,
अब देखो हमारे दिमाग में ये सब कुछ पढ़ने के बाद एक इमेज नहीं आ रही, कुछ हमें मतलब हमारे माइंड में कोई ऐसा कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं आ रहा कि हम इस चीज़ को ढंग से समझ सकें। तो मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया कि जब तक हमारे माइंड में कोई इमेज डेवलप नहीं होती तब तक हम उस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ सकते। तो मैं ये सारी टर्मिनोलॉजी समझाने से पहले एक टिपिकल हम इसमें क्या ले लेते हैं, एक कंपाउंड ले लेते हैं ताकि हम इस सारी टर्म्स को अच्छे से समझ सकें। ठीक, सपोज करो मैंने ये कंपाउंड लिया, इसके अंदर ये एक बड़ा ब्रैकेट है, लार्ज ब्रैकेट, और उसके अंदर एनक्लोज्ड है कोबाल्ट, जो कौन है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, सेंट्रल। और ये जो स्मॉल ब्रैकेट है उसमें अमोनिया है। हमें पता है कि अमोनिया के पास में एक क्या होता है, लोन पेयर होता है। और ऐसे ऐसे एक अमोनिया एक लोन पेयर किसको देगा, कोबाल्ट को। लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे कितने अमोनिया हैं, 6 अमोनियाज हैं, यानी कि वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, किसके साथ बनाएंगे, कोबाल्ट के साथ। यानी कि कोबाल्ट हमारा हो गया मेटल, अमोनिया हमारा हो गया लिगेंड। और लिगेंड्स कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 6, वो उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। बाद में मैं डिटेल में बताऊंगी, अभी आप इतना समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब है। कोऑर्डिनेशन नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन लिगेंड एंड मेटल, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक, यहाँ पर एक अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 6 अमोनिया कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 6, यानी यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, तो अब इस स्टोरी में अभी तक हमारे पास में एक तो आया मेटल और एक आया लिगेंड, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। इस पूरी यूनिट को यानी कि मेटल और लिगेंड को हमने किस में बंद कर दिया, एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया, एनक्लोज कर दिया। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स का वो पार्ट है जिसमें मेटल और लिगेंड के बीच में क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इज दैट क्लियर। अब क्या है कि इस ब्रैकेट के बाहर भी हमें कुछ मिलता है। जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको हम या तो क्या कह देते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर, या क्या कह देते हैं, काउंटर आयन। जो ब्रैकेट के बाहर है वो नॉर्मल जो आयंस बनाता है, यानी कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू नहीं जुड़ा होता। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू मेटल और लिगेंड जुड़े थे वो तो ब्रैकेट के अंदर है, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू नहीं जुड़े हुए जो फ्री आयंस हैं वो ब्रैकेट के बाहर हैं। अच्छा, ये ब्रैकेट के बाद भी आ सकते हैं और ये ब्रैकेट से पहले भी आ सकते हैं, दोनों जगह आ सकते हैं। आगे हम इसमें आपको और हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, तब आपको बताऊंगी कुछ एग्जांपल्स लेके। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे क्या क्या टर्म सीखी, नंबर 1 मेटल, नंबर 2 लिगेंड, नंबर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर 4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंड नंबर 5 काउंटर आयन या आयनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले हमारे टर्म के ऊपर, और वो टर्म है हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है भाई, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। in polyhedra there is a special arrangement of ligands around the central metal। अब देखो मैंने आपको बताया कि मेटल जो है उसको लोन पेयर देते हैं, कौन देते हैं, लिगेंड्स, और एक से ज़्यादा देते हैं। तो भाई वो किसी शेप में तो अरेंज होंगे ना, मतलब वो सारे के सारे लिगेंड कहाँ होंगे, मेटल के चारों तरफ होंगे भी, तो वो किस शेप में अरेंज होंगे, किस ज्योमेट्री में अरेंज होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रा। तो ये हम जैसे लोअर क्लासेस में हमने 11th में भी पढ़ रखा था, जो हमने हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी शेप्स होती हैं, जैसे टेट्राहेड्रल हो गई, स्क्वायर प्लेनर हो गई, और ऑक्टाहेड्रल हो गई। ठीक, अब देखो ये जो टेट्राहेड्रल शेप है इसमें मेटल है, और यहाँ लिगेंड कौन सी शेप में अरेंज है, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। यहाँ मेटल है और ये लिगेंड स्क्वायर प्लेनर के फॉर्म में अरेंज्ड हैं, और यहाँ पर जो मेटल है उसके चारों तरफ जो लिगेंड है वो 6 लिगेंड्स हैं, और वो कौन सी शेप में अरेंज है, कौन सी ज्योमेट्री में अरेंज्ड हैं, ऑक्टाहेड्रल में। तो हमें अभी इस चैप्टर के अंदर जो भी पढ़ना है वो जनरली हमारा क्या, अभी इस टॉपिक के अंदर हमको जो भी पढ़ना है उसमें हम मेनली इन 3 ही तरह के पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल। अब हम अगली टर्म पढ़ते हैं और वो है लिगेंड्स। स्टूडेंट, लिगेंड्स के बारे में हमें बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले तो लिगेंड ही क्या होता है, मैंने आपको बताया भाई लिगेंड वो है जो लोन पेयर देगा, इट इज़ अ लोन पेयर डोनर and it donates its lone pair to metal and form coordinate bond. It may be an atom, it may be a molecule, and it may be ion. Is that clear?
अब देखो लिगेंड कैसे हो सकते हैं, लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, लिगेंड न्यूट्रल भी होते हैं, समटाइम्स दे में भी पॉजिटिव, कभी कभी ये पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे अब ये Cl नेगेटिव है, SO3-2 है, ये कैसे लिगेंड हो गए, नेगेटिव, क्योंकि उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। न्यूट्रल लिगेंड होते हैं इथाइलिन डाइअमीन। अब इससे तो हमें चार्ज का पता नहीं लग रहा, तो मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख के दिखा देती हूँ। इथाइलिन डाइअमीन ये होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, CH2NH2 और उसके बाद फिर CH2NH2। ठीक, अब आप देखिए इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी ये क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल लिगेंड हो गया, और इसको हम बोलते हैं इथाइलिन डाइअमीन या इथेन डाइअमीन। ठीक, कभी कभी ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जैसे नाइट्रोसोनियम आयन NO पॉजिटिव। ठीक, तो लिगेंड नेगेटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। कोई भी ऐसी स्पीशीज हो सकती है जिसके पास में लोन पेयर हो और वो लोन पेयर मेटल को डोनेट कर सकते हों। ठीक, अब एक टर्म आती है इसमें, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का क्या मतलब होता है, डेंटिसिटी का मतलब ये होता है कि एक लिगेंड जो है, एक लिगेंड के अंदर जो कितने एटम हैं जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, एक लिगेंड में कितने एटम लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, डेंटिसिटी। यानी एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, डेंटिसिटी कहलाती है। ठीक, अब ये यूनिडेंटेट होते हैं, अगर कोई लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, अगर वो 2 बना सकता है तो वो बाइडेंटेट हो जाता है, 3 बनाता है तो ट्राइडेंटेट, 4 बनाता है टेट्राडेंटेट, 5 बनाता है पेंटाडेंटेट, 6 बनाता है हेक्साडेंटेट, और अगर से ज़्यादा बनाता है तो पॉलीडेंटेट हो जाता है। ठीक, अब आप कहोगे कि नहीं समझ में आया भाई, डेंटिसिटी वाली बात हमारे समझ में नहीं आई। अब आप यहाँ पर देखिए कि मैंने यहाँ लिखा Cl नेगेटिव। ठीक है, तो जो Cl नेगेटिव हो वो किसका एग्जाम्पल है, यूनिडेंटेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, एक। SO3-2 भी एक ही बना सकता है, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, यूनिडेंटेट हो जाएगा। अब जो ये इथाइलिन डाइअमीन है, देखो यहाँ नाइट्रोजन है और इसके पास में क्या है, लोन पेयर है, तो ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से भी बना सकता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से भी बना सकता है। बताओ एक लिगेंड ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, 2 बनाए, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, बाइडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब मैं इसका एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देती हूँ एसीटेट आयन से। एसिटिक एसिड क्या होता है भाई हमारा, CH3COOH। ठीक है, इसका हमने ये H रिमूव कर दिया, तो बोलो ये यहाँ से हमने ये रिमूव कर दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CH2COO नेगेटिव। अब देखो ये वाला ऑक्सीजन भी क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, ट्राइडेंटेट। और अगर मैंने ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव कर दिया और इसकी जगह पे फिर क्या लगा दिया, CH2COO नेगेटिव, तो बताओ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे, 1 2 3 4, तो ये कैसा हो जाएगा, टेट्राडेंटेट। और यदि मैंने इसका ये हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, CH2COO नेगेटिव, यानी ये हमारा कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कैसा हो गया, पेंटाडेंटेट। और अगर मैंने इसका ये हाइड्रोजन भी हटा दिया और यहाँ क्या कर दिया, CH2COO नेगेटिव, तो बताओ ये कैसा बन गया, हेक्साडेंटेट। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 बन गए। ठीक है, तो ये बात हो गई डेंटिसिटी के बारे में। इस लिगेंड ने, जिसको हम EDTA बोलते हैं, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि एक ही लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, 6 बना सकता है। ठीक है, अब अगला आता है इसके अंदर टॉपिक हमारा एम्बीडेंटेंट लिगेंड। एम्बीडेंटेंट लिगेंड आपने छोटी क्लासेस में, लोअर क्लासेस में एम्फीबियंस पढ़ा होगा। एम्फीबियंस कौन होते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, 2 जगह रह सकते हैं। इन द सेम वे एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ये यूनिडेंटेड होते हैं, यानी कि ये एक बार में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन इसके पास डोनर एटम जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। डोनर एटम कितने तरह के होंगे, 2 तरह के, लेकिन बॉन्ड एक बार में कितने बनाएगा, 1।
दो दो ये बॉन्ड दो एटम जो हैं वो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार में कितना करेगा, एक ही करेगा। इस तरह के लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेंट लिगेंड कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपके वापस काम आएंगे और वहाँ पर ये आपके बन जाएंगे न्यूक्लियोफाइल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अब वहाँ हम इनको एज अ न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे, तो आप समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए यहाँ पर M मतलब मेटल और ये CN है CyNO। जब हम, वैसे तो साइनाइड है लेकिन जब साइनाइड बोलते हैं इसको, लेकिन जब हम इसको IUPAC में बोलेंगे, भी हम सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको, तो इसको बोलते हैं साइएनाइडो। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ लोन पेयर कौन दे रहा है, C दे रहा है। लेकिन अगर ये C भी लोन पेयर दे सकता है, ये N भी दे सकता है। अगर C ने दे दिया तो क्या बोल देंगे, साइएनाइडो, लेकिन N ने दे दिया तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइएनाइडो। तो एक बार में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, अगर C बना रहे हैं तो साइएनाइडो, और अगर N बना रहा है तो आइसोसाइएनाइडो। इन द सेम वे अगर ONO बना रहा है तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो, और अगर N कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे, नाइट्रो। इन द सेम वे SCN को हम क्या बोलेंगे, थायोसाइएनाइडो, और जब NCS हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, थायोसाइएनाइडो। ठीक है, तो ये टोटल कितने पेयर हो गए, 3 पेयर्स हो गए। फर्स्ट पेयर में साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, सेकंड पेयर के अंदर नाइट्राइट एंड नाइट्रो, थर्ड पेयर के अंदर आ जाता है आपका थायो आइसोसाइनाइड एंड आइसोथायोसाइनाइड। ठीक, अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है इनमें से एक शॉर्ट नोट या डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और वो है चिलेट, चिलेटिंग लिगेंड एंड चिलेट इफेक्ट। क्या होते हैं ये सारी चीज़ें, चिलेट क्या होते हैं, चिलेट में क्या होता है कि एक्चुअली लिगेंड जो है वो मेटल के साथ में जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो उस लिगेंड के पास जो है कम से कम 2 डोनर एटम होंगे, और वो इस तरह से मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे कि या तो 5 या 6 मेंबर की एक रिंग बन जाएगी। तो ऐसे लिगेंड को तो हम क्या बोल देंगे, चिलेटिंग लिगेंड। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे, चिलेट। ऐसे कंपाउंड के फॉर्मेशन को क्या बोल देंगे, चिलेशन। और इसकी वजह से वो कंपाउंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, चिलेट इफेक्ट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि चिलेटिंग लिगेंड किसे कहते हैं, चिलेट किसे कहते हैं, चिलेशन किसे कहते हैं, और चिलेट इफेक्ट किसे कहते हैं। और चिलेट इफेक्ट की वजह से वो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और इसकी वाइड एप्लीकेशंस हैं। जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो उस समय में कई कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और उस समय में चिलेट रिंग्स का फॉर्मेशन होता है। उसके अंदर कई टाइट्रेशंस होती हैं, जिसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होती हैं, उसमें भी चिलेट रिंग्स की को है वो यूज़ में आता है। तो इसकी वाइड एप्लीकेशंस हैं। तो किसकी वाइड एप्लीकेशंस हैं, चिलेट्स की। चिलेट कौन है, ये वो कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें लिगेंड मेटल के साथ इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है कि 5 या 6 मेंबर की रिंग बन जाती है। ठीक, एक आधा एग्जाम्पल बता देती हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि एक एग्जाम्पल देती हूँ चिलेट रिंग के बारे में। और चिलेट रिंग बनने की वजह से जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। चिलेट रिंग की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। प्लेटिनम का एग्जाम्पल लेते हैं हम, और इस इथाइलिन डायमीन का जो अभी मैंने आपको बताया था, ये देखो ये है प्लेटिनम, और ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है इस तरीके से। 2 तो ये बना रहा है Cl नेगेटिव के साथ में, और एक ये बना रहा है इथाइलिन डायमीन। याद करो मैंने भी इथाइलिन डायमीन का फॉर्मूला क्या बनाया, CH2NH2 CH2NH2, डोनर एटम कौन था, नाइट्रोजन था। तो भाई मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, NH2, और यहाँ पर भी क्या लिख दूंगी, NH2, और ये किससे जुड़ जाएगा हमारा NH2 CH2 से, और ये फिर किससे जुड़ जाएगा, CH2 से। अब आप देखो कि कितने मेंबर की रिंग बन गई, 1 2 3 4
5, कितने मेंबर की रिंग बन गई? 5 मेंबर की रिंग बन गई। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे? चिलेट बोलेंगे। और इस तरह के लिगेंड को हम क्या बोलेंगे? चिलेटिंग लिगेंड बोलेंगे। और इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे चिलेटिंग इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है। अगर मैं प्लेटिनम का एक इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाती, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाती मैं, तो यहाँ कोई रिंग फॉर्मेशन नहीं है। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं लेकिन वो रिंग फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं लेकिन एक रिंग भी बन रही है। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा? ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं और वो है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। भाई ये वही ऑक्सीडेशन नंबर है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टूडेंट्स 11th क्लास जो है वहाँ आप फंडामेंटल चीज़ें सीखेंगे केमिस्ट्री की, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी 12th क्लास में काम आएंगी। और देख लो ये आ गई ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं? एक्चुअली कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर हम देखें, सपोज करो मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करती हूँ, तो जो ये मेटल है ना, मेटल, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है? +2 है। लेकिन इस मेटल के ऊपर कितना चार्ज होगा? रिमेनिंग चार्ज जो मेटल के ऊपर होगा कॉम्प्लेक्स में, इस कॉपर का जो इसका खुद का चार्ज होगा, इस कॉम्प्लेक्स में जो इसका कंट्रीब्यूशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ करो मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लेती हूँ। कौन सा एग्जांपल लूँ भाई? सपोज़ करो मैं ये निकल है, मैं इस निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहती हूँ, तो वैसे ही निकालूंगी जैसे हमने 11th में सीखा था। हम इसको क्या मान लेंगे? X। अच्छा, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। तो मैं यहाँ क्या कर दूँगी? X + 4 × 0। ठीक। और इस पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, तो भाई इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि x = हमारा क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने आपको समझाया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं कार्बोनिल्स में। तो भाई ये कार्बोनिल ही है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लिगेंड वर्क करती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कार्बोनिल्स बोल देते हैं। ठीक। अब सपोज करो मुझे Ag का निकालना है, तो मैं इसको क्या मान लूँगी? X प्लस, हाँ भाई ये Cn की संख्या कितनी है? 2। Cn के ऊपर चार्ज कितना होता है? -, यानी Cn का खुद का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 होता है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगी? -1 लिख दूँगी। इज इक्वल टू कितना हो गया? -1। तो बताओ x - 2 = -1, यानी x = कितना आ गया? +1। तो बताओ यहाँ सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +1 आ गया। अब देखो एक बात और समझने वाली है इसके अंदर, और वो क्या समझने वाली बात है कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। किससे कंफ्यूज हो जाते हैं? कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अब देखो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +1 आया। अभी हमने कैलकुलेट किया इसको। लेकिन अगर मैं सिल्वर के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूंगी तो वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। इन द सेम वे यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं निकालूँ तो बताओ क्या आ जाएगा? X + 4 × अमोनिया न्यूट्रल होता है 0 = +2, यानी x = कितना आ गया? +2। यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2, लेकिन उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। ठीक। अब यदि मैं आपको उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊं कि En का कोई कंपाउंड, जैसे मैंने अभी आपको प्लेटिनम वाला बताया था, तो वहाँ आप देखिए कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर हमारा निकलेगा इस तरीके। सपोज करो मैंने वही कंपाउंड ले लिया, ये, और मुझे यहाँ प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सपोज करो, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सपोज करो मैंने ये ऐसे ही एक इमेजिनरी कंपाउंड ले लिया, एग्जिस्ट करे या ना करे। तो बताओ कैसे करूँगी? प्लेटिनम का निकालना है तो x, Cl का कितना होता है? -1, तो ये आपका प्लस कितना हो जाएगा भाई? 2 × -1। और
इथाइलिन डायमीन तो न्यूट्रल था, तो प्लस क्या हो गया 0, और इसके ऊपर भी कितना चार्ज आ गया 0। ठीक है, अभी मुझे यहाँ +2 तो लेना ही पड़ेगा भाई, तो समझ लो कि यहाँ क्या आ गया, +2 आ गया। तो बताओ x = हमारा कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा, ये -2 उधर जाएगा, तो ये कितना बन गया +4। यानी कि प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +4 आया। ठीक, लेकिन अगर मैं यहाँ कहूँ कि प्लेटिनम जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका कितना है, 4 ही है। 1 2 3 4 कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, 4। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ भाई, कैसे लिख सकती हूँ मैं इसको, प्लेटिनम Cl2 En का होल, सॉरी En, एक ही En लिख रही हूँ, n+2। इस कंपाउंड को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। यहाँ ये आपका क्या आ गया, मेटल, ये कौन आ गया, लिगेंड, और ये भी कौन आ गया, लिगेंड। इस एक लिगेंड ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए, 2, और 2 इसने बना दिए, टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए, 4। यानी कि प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4 आ गया। और अभी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, वो भी कितनी आ गई, 4 आ गई। क्या होता है कि जब हम इस तरह का कंपाउंड देखते हैं तो हमें लगता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, लेकिन हमें क्या देखना है कि जो हमने लिगेंड लिया उसकी डेंसिटी कितनी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लिगेंड्स की लिस्ट हमें याद करनी पड़ेगी, और उनकी डेंसिटी, उनके चार्ज, वो सब हमको लर्न करने पड़ेंगे, तभी हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर पाएंगे। आई थिंक आपको ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट टर्म हम अब करते हैं। छोटी छोटी सी कई सारी टर्म्स हैं, होमोलिप्टिक, हेट्रोलिप्टिक, होमोन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स, ये सब क्या हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, फटाफट समझ लीजिए इसको। देखो, होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक टर्म्स जो हैं वो लिगेंड के लिए हैं। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें एक ही तरह का लिगेंड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलिप्टिक। और अगर उसमें एक से ज़्यादा तरह के लिगेंड हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोलिप्टिक। जैसे ये है तो इसमें दो तरह के लिगेंड हो गए, एक तो Cl और एक En, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर, हेट्रोलिप्टिक। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ये वाला एग्जांपल लेती हूँ ये, तो इसमें एक ही तरह का लिगेंड है, अमोनिया, इसमें भी एक ही तरह का है साइनाइड, इसमें भी एक ही तरह का है कोबाल्ट, इसमें भी एक ही तरह का अमोनिया, तो ये सारे क्या हो गए, होमोलिप्टिक। और ये वाला एग्जाम्पल किसका हो गया, हेट्रोलिप्टिक का हो गया, कि हमारे पास लिगेंड एक तरह का है तो होमोलिप्टिक, और एक से ज़्यादा तरह के हैं तो हेट्रोलिप्टिक, सिंपल। अब उसके बाद में आता है इसके अंदर होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। होमोन्यूक्लियर, न्यूक्लियर का मतलब यहाँ किससे है, मेटल से है। अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में एक ही मेटल है, अभी हमने जितनी भी एग्जाम्पल करे इन सब में एक ही मेटल है, कोबाल्ट, निकल, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, होमोन्यूक्लियर हो जाएंगे, और यही हमारे सिलेबस में है। लेकिन ऐसे भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं जिनमें एक से ज़्यादा क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, तो उनको हम क्या कह देते हैं, पॉलीन्यूक्लियर, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, हमने 11th में सीखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ी थी, IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए भी हमें क्या पढ़नी है, नॉमेनक्लेचर पढ़नी है। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, अगर वो रूल्स आपको समझ में आ जाते हैं और मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी तो वो रूल्स आपको अप्लाई करने आ जाएंगे, और एक बार आप रूल समझ लोगे और उसको अप्लाई करना सीख जाओगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल ये कहता है कि हम पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद एनायन का नाम लिखेंगे। जैसे सपोज करो, ये तो बहुत सिंपल है, सपोज करो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, NaCl, तो बताओ इसमें Na क्या है, प्लस, और Cl क्या है, माइनस, तो बताओ पहले किसका नाम लिख रहे हैं, कैटायन का, फिर किसका नाम लिख रहे हैं, एनायन का। तो कोई भी कंपाउंड हो, चाहे वो सिंपल सॉल्ट हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, पहले हम किसका नाम लिखते हैं, कैटायन का, उसके बाद किसका नाम लिखते हैं, एनायन का। ठीक है, दूसरी बात आती है कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना। जो भी अभी हम रूल्स पढ़ेंगे वो सारे रूल्स जो हैं वो किसके लिए अप्लाई होंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए। अब आप बताइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो होते हैं कौन होते हैं, दो ही चीज़ें होती हैं, मेटल और लिगेंड। तो सारे रूल्स किसके लिए एप्लीकेबल हैं, मेटल और लिगेंड्स के लिए एप्लीकेबल हैं, काउंटर आयन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सपोज करो मुझे इसका नाम देना है, तो बताइए इसमें ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये पार्ट क्या हो गया काउंटर आयन। अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है,
जो हमारे रूल होंगे वो इस ब्रैकेट के अंदर मेटल और लिगेंड जो है उनके ऊपर अप्लाई होंगे। जो ब्रैकेट के बाहर यानी कि हमारा काउंटर आयन है उसके ऊपर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप देखिए कि हमें कैसे करना है कि फर्स्ट से पहले जैसे सपोज करो कि हमें जब इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना होगा तो भाई इसमें दो ही चीज़ें हैं, एक तो है मेटल और एक है लिगेंड। तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का, उसके बाद हम किसका नाम लिखेंगे, मेटल का नाम लिखेंगे। जब कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखेंगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, मेटल का नाम लिखेंगे, उसके बाद मेटल की क्या लगाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लगाएंगे। ठीक है, तो अब सपोज करो कि हम एक एक को लेके चलते हैं। पहले हम बात करेंगे मेटल की, उसके बाद बात करेंगे हम लिगेंड की। जब मेटल का नाम लिखते हैं हम तो हमें दो बातों का ध्यान देना पड़ता है, दो बातों का। पहली बात कि वो मेटल जो है एक एनायन है या वो मेटल एक कैटायन है। अगर वो मेटल कैटायन का हिस्सा है तो उसके लिए अलग रूल होगा, और अगर वो मेटल एनायन का हिस्सा है तो उसके लिए रूल अलग होगा। तो पहले हम केस देखते हैं कि जब हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायन होगा या न्यूट्रल होता है तो हम क्या कहते हैं, नेम ऑफ मेटल इज़ रिटन एज सच, यानी कि मेटल का नाम जैसा होता है बिल्कुल वो का वो लिख देते हैं, और उसके बाद ब्रैकेट में रोमन लेटर्स में हम उसकी क्या लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बात समझ में आई? अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट हमारा एक कैटायन है या न्यूट्रल है तो उसके मेटल का नाम हम एज सच लिख देते हैं, जो बोलते हैं वही लिख देते हैं, नॉर्मली जो बोलते हैं वही लिख देते हैं, और उसके बाद ब्रैकेट में उसकी क्या लगा देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट सब। और यदि हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट एक एनायन होता है तो उसके मेटल के नाम के पीछे सफिक्स में हम क्या लगा देते हैं, ATE8, और फिर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर रोमन लेटर्स के अंदर हम क्या लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो अब ये बात आपको तब अच्छे से समझ में आएगी जब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी। सपोज करो मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो बताइए ये ब्रैकेट के अंदर वाला क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स, और ब्रैकेट के बाहर वाला क्या हो गया, काउंटर आयन हो गया। ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये हो गया हमारा काउंटर आयन। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये हो गया मेटल और ये हो गया लिगेंड। हमें किसका नाम लिखना है, मेटल का। बताओ पहले हमेशा क्या आता है, प्लस, फिर क्या आता है, माइनस। यानी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये वाला पार्ट तो हमारा क्या है, प्लस वाला है, और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, माइनस वाला है। तो यानी कि हमारा मेटल जो है वो कैटाइनिक है, जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, एक कैटायन है। तो बताओ इस पे किसके रूल लगेंगे, कैटायन वाले। कैटायन वाले में इसको हम क्या बोलते हैं, जो इसका नाम होता है। बताओ Cu को हम क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं। तो हम जब इसका नाम देंगे तब भी इसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर ही बोलेंगे। अब जैसे अब मुझे इसका नाम लिखना है तो बताओ सबसे पहले मैं क्या रूल अप्लाई करूँगी कि मुझे पहले कैटायन का नाम लिखना है फिर एनायन का, यानी मैं पहले इसका नाम लिखूँगी फिर इसका लिखूँगी। फिर मैंने देखा ये तो एक कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में पहले किसका नाम लिखूँगी, लिगेंड का। लिगेंड को यहाँ पर हम बोलते हैं एमीन। अमोनिया को IUPAC में हम बोलते हैं एमीन। अभी मैं आपको बताऊंगी किसको क्या बोलते हैं। और इसकी संख्या कितनी है, 4, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रा बोलेंगे। तो बताओ लिगेंड का नाम क्या हो गया, टेट्रा एमीन। ठीक, लिगेंड का नाम आ गया। अब उसके बाद हम किसका नाम लिखेंगे, मेटल का। मेटल का नाम क्या है, कॉपर। अब चूंकि ये कैटायन का हिस्सा है इसलिए उसको हम सिंपल कॉपर बोलेंगे, अदरवाइज इसको हम क्यूप्रेट बोलते। अगर ये एक एनायन होता तो इसको क्यूप्रेट बोलते, लेकिन ये कैटायन का हिस्सा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉपर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में हमने कॉपर की क्या लिखी है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है। और उसके बाद SO4 के ऊपर कोई हमारा रूल नहीं लग रहा है तो इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, सल्फेट बोलेंगे। यहाँ पर हम इसको SO4 को बोलेंगे सल्फेट। अब जो ये सल्फेट है ये काउंटर आयन है भाई, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हिस्सा नहीं है तो इसके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। तो इसको हम सिंपल क्या लिखेंगे, सल्फेट ही लिखेंगे। अगर ये हमारा लिगेंड होता तो इसको क्या बोलते, सल्फेटो बोलते। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर है तो भाई जो हम इसको नॉर्मली बोलते हैं वही बोलेंगे। नॉर्मली हम SO4-2 को क्या बोलते हैं, सल्फेट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सल्फेट। तो अब आपको ये बात समझ में आई कि सबसे पहले हमने किसका नाम लिखा, लिगेंड का। उसके बाद हमने किसका नाम लिखा, मेटल का। उसके बाद हमने क्या लिखी, ऑक्सीडेशन स्टेट। और उसके बाद हमने क्या लिखा है, काउंटर आयन लिखा है। अब देखो यहाँ एक आपको दिक्कत आती है, और वो दिक्कत क्या आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट की। क्योंकि कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ हमें दिख तो रही नहीं है, वो हमको निकालनी पड़ेगी। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हम कैसे निकालते हैं। हम इसको क्या मान लेंगे, X मान लेंगे।
ठीक है, प्लस अमोनिया न्यूट्रल है तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा। अच्छा, SO4 जो होता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, -2 कर दिया अपना। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया। तो बताओ x इज इक्वल टू क्या आ गया, +2। अब +2 को हम +2 तो लिखेंगे नहीं, इसको हमें किस में लिखना है, रोमन लेटर्स में लिखना है। एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट आप जब भी निकालोगे वो किस में होनी चाहिए, पॉजिटिव में होनी चाहिए, क्योंकि मेटल है ना, तो मेटल के मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। अगर आपके किसी कारण से नेगेटिव आती है, इसका मतलब आपने गलत ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है। तो यहाँ हमें प्लस माइनस को शो करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिंपल किस में शो कर देंगे, रोमन लेटर्स के अंदर शो कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, NiCO का होल 4। यहाँ CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिल। ठीक है, अब आप देखो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल के ऊपर भी वही रूल लगते हैं जो किसके ऊपर लगते हैं, कैटायन पे, यानी कि निकल को हम एज सच नाम से बोलेंगे। बताओ इसमें आपका लिगेंड क्या हो गया, ये हो गया, और ये क्या हो गया, मेटल। पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। लिगेंड को बोलते हैं कार्बोनिल, कितने हैं, 4, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या लिख दूंगी, निकल, और उसके बाद उसकी क्या लिख दूंगी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, x + 4 × 0 = 0, यानी x = 0, यानी यहाँ मैं क्या लिख दूंगी, 0 लिख दूंगी। हाँ भी, आगे बात समझ में। अब उसके बाद में एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे तो वो हमें 1 वर्ड में लिखना है, इकट्ठा लिखना है। देखो ये मैं इकट्ठा लिख रही हूँ, 1 वर्ड में लिखना है और स्मॉल लेटर्स में लिखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कहते थे कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए जब हम IUPAC नेम देते थे, लेकिन यहाँ सभी लेटर्स कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। स्टार्टिंग से एंड तक सभी लेटर्स कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। और कॉम्प्लेक्स का हिस्सा, ये हिस्सा जब तक चलेगा वो एक ही वर्ड में चलेगा, बीच में हमें कोई गैप नहीं देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जब कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, एक एनायन है। अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट एक एनायन है तो मेटल के पीछे सफिक्स लगता है 8। मेटल के पीछे सफिक्स क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करो कि मैंने यहाँ पर आपका ले लिया Na3AlF6 ले लिया। ठीक, तो बताइए ये आपका क्या एंड हो गया, पॉजिटिव, और ये एंड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये आपका काउंटर आयन हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। काउंटर आयन के ऊपर तो कोई रूल अप्लाई होता नहीं है, तो इसको हमने सिंपल क्या लिख दिया, सोडियम। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम। ट्राई सोडियम नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जब हम चले तो ये हमारा क्या हो गया, मेटल, और ये हमारा क्या हो गया, लिगेंड। पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। लिगेंड का नाम क्या है, फ्लोराइड, और जब इसको IUPAC में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फ्लोराइडो। और इसकी संख्या कितनी है, 6, तो यहाँ क्या लिख दिया, हेक्साफ्लोराइडो। हमें किसकी बात समझनी है, मेटल की। मेटल अब किसका हिस्सा है, एनायन का, तो भाई इसके नाम के पीछे 8 लग जाएगा। एल्यूमिनियम इसका नाम है, एल्यूमिनियम, और उसके पीछे क्या लग जाएगा, एल्यूमिनेट। ठीक, और उसके पीछे रोमन लेटर्स में क्या आ जाएगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए हमें कैसे निकालेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सोडियम की क्या हो गई, +3, प्लस एल्यूमिनियम की हमें निकालनी है, और -6। एक फ्लोराइड के ऊपर -1 है तो 6 पे -6 = 0, यानी x = कितना आ गया, +3। तो ये देखो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। और आप देखो ये पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम हमने 1 वर्ड में लिखा है, सबके सब स्मॉल लेटर्स के अंदर है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसके अंदर। अगला एग्जाम्पल है आपका Na3FeC2O4 का होल 3। Na3 तो कैटायन हो गया, ये आपका एनायन हो गया। एनायन में Fe क्या हो गया आपका, Fe कौन हो गया आपका, मेटल, और C2O4 ऑक्सलेट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हमें पहले कैटायन का नाम लिखना है, तो ऑब्वियसली हमने जैसे ऊपर किया था, इसका नाम क्या आ गया, सोडियम आ गया। अब हमारे रूल्स अप्लाई होंगे कॉम्प्लेक्स पे। कॉम्प्लेक्स में पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। लिगेंड कौन है, ऑक्सलेट। ऑक्सलेट में 8 आ रहा है तो उसके पीछे क्या हो जाएगा, एटो, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सलेटो। लेकिन इसकी संख्या कितनी है, 3, तो इसको क्या बोल देंगे, ट्राई ऑक्सलेटो। ठीक, और ये Fe एनायन का हिस्सा है, इसलिए इसके पीछे 8 लगेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फेरेट। ठीक है, अब यदि हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। अब मैं ये रब कर देती हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, तो मैं इसको रब कर देती हूँ और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकालेंगे।
तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, +3 + x, Fe की जगह x कर दिया, +3 इंटू ऑक्सलेट आयन होता है COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, बताओ कितना चार्ज हो गया, -2 हो गया, तो ये हो गया हमारा -2, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप बताइए क्या हो गया, ये +3 + x -6 = 0, यानी x = कितना हो गया, +3। तो ये देखो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, फेरेट थर्ड। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये थोड़ा सा टफ है। Fe4 FeCN का होल 6 क्यूब। अब आप देखिए यहाँ कितनी खास बात है, यहाँ Fe काउंटर आयन में भी है और Fe कॉम्प्लेक्स में भी है। जब ये काउंटर आयन में होगा तो इसके ऊपर कोई रूल नहीं लगेगा, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा तो इस पर रूल लगेगा। अब देखो रूल के अकॉर्डिंग, काउंटर आयन के रूल के अकॉर्डिंग जो हमने पहले पढ़ रखा है, हमें पता है कि जब आयरन +2 वैलेंसी में होता है तो इसको क्या बोलते हैं, फेरस, और जब ये +3 वैलेंसी में होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं। तो यहाँ देखिए इस आयरन की वैलेंसी कितनी है, 3 है, क्योंकि इसकी वैलेंसी यहाँ है और इसकी वैलेंसी यहाँ है। ऐसे हम क्रिस क्रॉस करके करते थे ना 9th क्लास में, तो इसकी वैलेंसी 3 आ गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेरिक बोलेंगे। ठीक, अब जब इसका नाम लिखेंगे तो ये है मेटल, ये है लिगेंड, तो पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड। लिगेंड कौन है, साइनाइड, साइनाइड को क्या बोलेंगे, साइनाइडो, और कितने हैं, 6, तो इसको क्या बोल देंगे, हेक्सासाइनाइडो। ठीक है, हेक्सासाइन, फेरिक हेक्सासाइनाइडो। अब ये जो आयरन है जो एक मेटल की तरह काम कर रहा है, ये एनायन का हिस्सा है, इसलिए इसके पीछे 8 तो लगेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेरेट। ये कौन हो गया, फेरिक, ये कौन हो गया, फेरेट। इस पे कोई रूल नहीं लगा, इसके ऊपर रूल लग रहा है हमारा, ये बन गया फेरेट। ठीक, अब यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें किस में आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में आएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम इसकी कैसे निकालेंगे वो आप देख लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो भैया हम इसकी किस तरीके से निकालेंगे, 2 तरीके। एक तो हम इसको 2 भागों में बांट दें, यानी कि मैंने Fe4 FeCN का होल 6 का होल क्या है, क्यूब, मैंने इसको तोड़ दिया तो मुझे क्या मिला, Fe +3 प्लस मुझे क्या मिल गया, FeCN का होल 6 -4। ये बात समझ में आई आपको। इसकी वैलेंसी यहाँ आ गई और इसकी वैलेंसी यहाँ चली गई। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है, ये कॉम्प्लेक्स है हमारा। ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया। अब हमने देखा इसको x माना, -6 = -4, तो x क्या आ गया, +2 आ गया। तो यहाँ पर हमने देखो जब इसका नाम लिख रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ मैंने अभी आपको क्या क्या बातें बताई कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम देना है तो सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, फिर एनायन का लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे तो 1 वर्ड में देंगे, सारे लेटर स्मॉल होंगे। कॉम्प्लेक्स के नाम में जब मेटल का नाम देंगे तो कैटायन और न्यूट्रल में हम उसका नाम एज सच लिख देंगे, और जब वो एनायन का पार्ट होगा तो उसके पीछे 8 लगा देंगे। ठीक, और मेटल का जब भी नाम लिखते हैं तो उसके पीछे क्या आ जाती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम ब्रैकेट में और रोमन लेटर्स के अंदर लिखते हैं। अब मैं इतनी देर से बात कर रही थी लिगेंड्स के बारे में, अब मैं आपको बताती हूँ कि लिगेंड्स का नाम कैसे देते हैं। देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लिगेंड 3 तरह के होते हैं, एक जिन पे नेगेटिव चार्ज हो, एक जो न्यूट्रल हो, और एक जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो। अगर वो नेगेटिव चार्ज वाले हैं तो जैसे क्लोराइड है, सल्फाइड है, उन सब का IDE हटकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, IDO में। आइड इज कन्वर्टेड इनटू आइडो। जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइड का जो ID है वो हटकर क्या हो जाएगा, IDO, क्लोराइडो। क्लोराइड से क्या बन गया, क्लोराइडो। यानी जब हम IUPAC नेम देंगे तो क्लोराइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लोराइडो बोलेंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही आइट है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ITO में। जैसे सल्फाइट है तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, सल्फाइटो में। ये देखो यहाँ पर भी E किस में कन्वर्ट हो गया था, O में, यहाँ भी E किस में कन्वर्ट हो गया, O में। और अगर सल्फेट जैसी चीज़ है, 8 है, तो उसका भी E हट के क्या लग जाएगा, O लग जाएगा। यानी कुल मिलाकर के लास्ट का E हट रहा है और उसकी जगह क्या लग रहा है, O लग रहा है। सिंपल है। नेगेटिव लिगेंड्स के नाम देने आ गए। अब न्यूट्रल का तो भैया कोई रूल नहीं है, न्यूट्रल वालों को तो हमें रट्टे मारने पड़ेंगे, लेकिन न्यूट्रल ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं। ठीक है, जैसे वाटर है तो इसको एक्वा बोल देंगे। जैसे अमोनिया है, यहाँ आपको ध्यान देना है, अमोनिया को हम बोलेंगे एम मीन। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ डबल M आएगा।
अगर मैंने यहाँ पर एमीन लिख दिया तो भाई ये क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। ठीक है, एम मीन, डबल एम लगाना है, याद रखनी है ये बात आपको। ठीक है, और जो पॉजिटिव लिगेंड है ये तो बहुत ही कम होते हैं। 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे NO2 प्लस है तो इसको हम क्या बोल देंगे, नाइट्रोनियम, और NO प्लस है तो उसको हम क्या बोल देंगे, नाइट्रोसोनियम बोल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर आपका, और वो आपका आता है कि अगर लिगेंड्स की संख्या 1 से ज़्यादा है तब हम क्या करेंगे। तो भाई अगर 2 है तो बाई लगा देंगे, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो जैसे हम ऑर्गेनिक में करते थे वैसे ही लग जाएगा। अब जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया था अभी, ये वाला जैसे यहाँ बताया मैंने आपको एग्जाम्पल, बताओ कितने लिगेंड है, 4 है तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, टेट्रा लगा दिया। यहाँ पर लिगेंड कितने थे, 3, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया था, ट्राई लगा दिया था, ये रहा ट्राई। यहाँ पर आपके लिगेंड कितने हैं, 6, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, हेक्सा लगा दिया, सिंपल। ठीक, अगर वो सेम टाइप के हैं, ठीक, अब क्या है कि अगर वो लिगेंड डिफरेंट टाइप के हैं तो उनमें तो आपस में झगड़ा हो जाएगा, पहले मेरा नाम लिखो, पहले मेरा नाम लिखो, पहले मेरा नाम लिखो। तो हमने कहा कि भाई लड़ो मत, एक ही रूल अप्लाई होगा, और वो कौन सा होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा। जब आप नाम लिखोगे तो वो किस में लिखोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जो पहले आएगा उसका पहले नाम लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसका बाद में नाम लिख देंगे। ठीक, अब देखिए एक और केस आता है, कई बार हमारा ऐसा पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है, ऐसा लिगेंड होता है जिसके खुद के नाम के अंदर डाई ट्राई आ रहा है, और जब उसकी खुद की संख्या 2, 3 या 4 हो जाएगी तो हम डाई डाई 2 बार थोड़ी लिखेंगे। उस केस के अंदर हम 2 को क्या बोलेंगे, बिस, 3 को क्या बोलेंगे, ट्रिस, और 4 को क्या बोलेंगे, टेट्राकिस, TETRAKIS, टेट्राकिस बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं 1-2 ताकि आपको ये वाली बात समझ में आ जाए। सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, COClBrEn का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, अब देखिए इसमें ये तो हमारा हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये हो गया हमारा काउंटर आयन, रूल इसके लिए है, इसके लिए नहीं है। ठीक, अब इसके अंदर हमारा ये आ गया मेटल, ये आ गया पहला लिगेंड, ये आ गया दूसरा लिगेंड, और ये आ गया हमारा तीसरा लिगेंड। कितने तरह के लिगेंड हो गए, 3 तरह के लिगेंड हो गए। अब पहले किसका नाम लिखेंगे, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। तो भाई हमने Cl को क्या बोलेंगे, बोलो, क्लोराइडो बोलेंगे। भाई Cl को IUPAC में क्या बोलेंगे, क्लोराइडो। इन द सेम वे Br को हम क्या बोलेंगे, ये Cl नेगेटिव है, अगर Br नेगेटिव होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोमाइडो। ऐसे ही अगर En है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाईएमीन, इथाइलिन डाईएमीन। ठीक, 3 लिगेंड हो गए भाई। अब सबसे पहले क्या आएगा, B, फिर उसके बाद क्या आएगा, C, उसके बाद क्या आएगा, E आएगा। यानी सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, फिर हम इसका नाम लिखेंगे, फिर हम इसका नाम लिखेंगे। आई बात समझ में। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस लिगेंड का नाम है इथाइलिन डाईएमीन, लिगेंड के नाम में क्या आ गया, डाई आ गया, और इसकी संख्या कितनी है, 2, तो हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे डाई इथाइलिन डाईएमीन, गलत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब इस 2 को हम क्या बोलेंगे, बिस बोलेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसका नाम लिख के आपको बता रही हूँ कि इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। तो इसका नाम हम इस तरीके से लिखेंगे भाई, सबसे पहले हम Br का लिखेंगे, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो। उसके बाद मैं लिखूँगी बिस इथाइलिन डाईएमीन। हो गए भाई लिगेंड तीनों। अब मैं मेटल का नाम लिखूँगी। अब बताओ ये हिस्सा तो कैटायन का है तो नॉर्मल रूल लगेगा, इसको क्या बोलूँगी मैं, कोबाल्ट। इसके बाद मैं ब्रैकेट लगा के छोड़ रही हूँ, यहाँ मुझे क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा ये ब्रैकेट से बाहर है तो इसको मैं सिंपल क्या लिख दूँगी, सल्फेट। अब हमारा मेन काम रह गया कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, तो भाई अपने रूल से निकालते चलेंगे। इसको क्या मान लिया, X, इसको क्या, इसकी वैलेंसी हो गई -1, प्लस इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई, -1। इथाइलिन डाईएमीन की कोई वैलेंसी होती ही नहीं है, 2 × 0। सल्फेट की कितनी होती है, -2, इक्वल टू क्या हो गई, 0 हो गई। तो बोलो क्या आ गया, X
ये दोनों क्या हो गए -2, ये क्या हो गया हमारा +2, ये हमारा क्या हो गया भाई -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। तो इस तरीके से x इज़ इक्वल टू कितना आ गया +2 आ गया। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगी 2 लिख दूँगी। हाँ भाई कुछ नाम देना आया आपको, यहाँ तक कि आपको नोमेनक्लेचर समझ में आ गई है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमें कोई फॉर्मूला दे देते हैं तो हम उससे नाम कैसे लिखते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इस केस के अंदर अब हमें क्या है कि नाम दे दिया है, उससे हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। स्टूडेंट्स ये कंपैरेटिवली आपको इजी रहेगा। राइटिंग फॉर्मूला ऑफ अ कॉम्प्लेक्स व्हेन नेम इज गिवन। आपको नाम दिया हुआ है और नाम से हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। अब आप यदि हम इस नाम को देखो तो सोडियम, पेंटा, साइनाइडो, नाइट्रोसिल, सल्फाइडो, फेरेट थर्ड, ये है इसका नाम। अब इस नाम में से हमें कैसे हम सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करें कि मेटल कौन है, लिगेंड कौन है, काउंटर आयन कौन है। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ब्रैकेट को ढूंढ लो, ठीक। ब्रैकेट जिसमें रोमन लेटर्स में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई, भाई उसके बिल्कुल पास में जो है वो कौन है, हमारा मेटल है। तो हमारा ये जो फेरेट हो गया, ये हमारा कौन हो गया भाई, मेटल हो गया। और इसके पास में लिगेंड हो गया, ये सल्फाइडो हमारा पहला लिगेंड हो गया, नाइट्रोसिल हमारा सेकंड लिगेंड हो गया, साइनाइडो हमारा थर्ड लिगेंड हो गया। और साइनाइडो की संख्या कितनी है, 5 है, तो भाई ये पेंटा हो गया। यानी ये पूरा नाम हमारा किसके अंदर आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन जाएगा। और ये जो सोडियम है ये हमारा क्या बन जाएगा, काउंटर आयन। तो सबसे पहले हमने एक बड़ा ब्रैकेट लगाया और उस पर सोडियम लिख दिया। सोडियम की वैलेंसी हमको पता है +1 होती है। अब हमने सबसे पहले मेटल लिखा, मेटल कौन है, Fe। फिर हमने पेंटासाइनाइडो यानी Cn का होल 5 कर दिया, फिर नाइट्रोसिल यानी NO कर दिया, फिर सल्फाइडो यानी S लिख दिया। अब हमें ये नहीं पता कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, हमको ये नहीं पता। तो हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो चार्ज निकालने के लिए x इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, सबकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर जो है पुट कर देंगे। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई, 3 यानी +3 हो गया। साइनाइड में एक की वैलेंसी -1 तो 5 की -5। नाइट्रोसिल की कितनी होती है, 0 होती है क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। सल्फाइड की कितनी हो गई, -2 हो गई। जब हमने इन सब का टोटल किया तो क्या आ गया, -4 आ गया। तो मैंने x की जगह यहाँ वैल्यू यहाँ क्या पुट कर दी, -4 पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे। क्रिस क्रॉस करने से ये -4 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। 1 को हम लिखते नहीं हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, Na4 FeCN का होल 5 NOS। ठीक, बिल्कुल सिंपल है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई नाम दे दिया है तो हम उसका क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको ये बताया था कि किसी कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे देते हैं, तो उसमें एक चीज़ बताना भूल गई थी। एक सिंपल सी चीज़ है, कई बार आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दे देते हैं जिसमें सिस और ट्रांस होते हैं, कई बार ऑप्टिकल आइसोमर्स के दे देते हैं जिसमें डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी होते हैं। जब उनका नाम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले या तो सिस या ट्रांस या डेक्स्ट्रो का स्मॉल d या लिवो रोटेटरी का स्मॉल l, या डेक्स्ट्रो की जगह माइनस या लिवो की जगह डेक्स्ट्रो की जगह प्लस में और लिवो की जगह माइनस साइन पुट कर देते हैं। ठीक है, आप कुछ देखो स्टूडेंट्स, अब ये मैंने आपको सारा नोमेनक्लेचर के बारे में बता दिया है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स आप बुक में से लेकर उनकी प्रैक्टिस करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ लेना। जो रूल्स थे वो मैंने आपको विद एग्जाम्पल बता दिए हैं। फॉर्मूले से नेम लिखना और नेम से फॉर्मूला लिखना। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। सो स्टे होम, स्टे हेल्दी, बट डू स्टडी।